सनराइज न्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दरअसल आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की। उत्तर प्रदेश चुनाव में ब्राह्मण वर्ग को साधने में इस वक्त हर सियासी जमात लगी हुई है। समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी हो या अब आम आदमी पार्टी भी ब्राह्मण वर्ग को साधने के लिए सम्मेलन कर रही है। हालांकि कांग्रेस का पुराना वोट बैंक माना जाता रहा है ब्राह्मण वर्ग, और अब बदली हुई परिस्थितियों में बीजेपी के काफी करीब रहा ये ब्राह्मण वर्ग। दरअसल अब इतना महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर क्यों होने लगा है, इस पर हम नजर डालेंगे। और खासकर तब जब बीजेपी के शासनकाल में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप यह रहा है कि ब्राह्मण वर्ग को सताया जा रहा है, पुलिसिया कार्रवाई से उनको निशाना बनाया जा रहा है। कई उदाहरण विपक्ष इसके गिनवाता है और इसको लेकर लामबंदी भी तेज है। हमारे साथ अमिताभ हैं और अमिताभ के साथ हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अमिताभ, ब्राह्मण वर्ग इतना महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में क्यों लग रहा है? क्या आने वाले वक्त में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर जातीय समीकरण साधने के लिए सोशल इंजीनियरिंग के उसी पुराने फार्मूले को अपनाते हुए आज मायावती ने भी ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए एक तरह से यूपी चुनाव की शुरुआत की। ये पहला मौका था 2019 के बाद जब मायावती मंच पर नजर आई हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, ब्राह्मण वर्ग इतना महत्वपूर्ण कैसे होता जा रहा है, क्यों होता जा रहा है? देखिए शाकिर, अगर बात की जाए कि ब्राह्मण वर्ग कैसे इतना महत्वपूर्ण है, एक समय होता था जब यूपी के चुनाव की बात होती थी तो मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए सपा, बसपा, कांग्रेस हर पार्टी अपनी तरफ से कोशिश करती थी। एक बीजेपी ऐसी पार्टी थी जो डे वन से इसी समुदाय, ब्राह्मण समुदाय के साथ रही है। लेकिन अब देखा जाए 2014 का जब 2017 का जब चुनाव होता है तो बीजेपी नारा देती है अब की बार मोदी सरकार वाले तर्ज पे ही, उसी नारे पे वो चलती रहती है। लेकिन 2014 में ये नारा दिया जाता है ना, और सबसे बड़ी ये नारा दिया, उसके बाद 2017 में भी बीजेपी को जीत मिलती है और बहुत बड़ी मतलब एक तरह से कह लीजिए कि बहुत बड़ी जीत मिली। अगर आप इस पर देखेंगे कि अगर ब्राह्मण वर्ग को देखेंगे 10% जो वोट है वो ब्राह्मण वर्ग का है। सबसे बड़ी बात यही है कि 10% वोटर ही सिर्फ ब्राह्मण वर्ग, लेकिन हर पार्टी इनको लुभाने में लगी है मतलब सबको पता है कि देखिए जो योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि वो ठाकुरवादी मतलब जो नेता होते हैं या जो लोग होते हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं और ब्राह्मणों को सताया जा रहा है। यहाँ तक कि मायावती ने ब्राह्मण वर्ग को, यूपी के ब्राह्मण को नया दलित कह दिया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद हर पार्टी, जब से विकास दुबे, आपको याद होगा बिकरू कांड के बाद जिस तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर होता है, उसके बाद लगभग सारी पार्टियां योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर हो जाती हैं कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है, सब कुछ मतलब आरोप लगता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी जो अभी हाल फिलहाल में उतर रही है, सब लोग सिर्फ ब्राह्मण वर्ग को लुभाने के लिए कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाला, उसका समापन होगा अयोध्या में, और बसपा ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करती है, उसका शुरुआत वो सतीश चंद्र मिश्रा के ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई उन्होंने शुरुआत की अयोध्या से। तो एक तरह से हर पार्टी लुभाने की कोशिश कर रही है। अगर आपको एक चीज़ बता दूं, सपा कहती है, सपा ब्राह्मण वर्ग को लुभाने के लिए कहती है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम राज्य के कई चौक पे परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे। इससे बढ़कर मायावती का बयान आता है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम सपा के द्वारा लगवाए गए जो उन्होंने वादा किया उससे बड़ी बड़ी मूर्तियां परशुराम की लगवा देंगे। बीजेपी को लगा जब हम सरकार में ही हैं तो हम क्यों ना लगवा दें। उन्होंने बदायूं के परशुराम चौक पे परशुराम की मूर्ति लगवा दी और उसका उद्घाटन करवाया अपने ही एक मंत्री जो ब्राह्मण समुदाय से थे, ब्रजेश पाठक, जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, उनको लगवाया। और उसके बाद ये सारी संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी ब्राह्मण हितैषी है। देखिए 2022 के चुनाव जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद ये पता चलेगा कौन सी पार्टी के ऊपर पंडित जी का आशीर्वाद ज़्यादा रहा। अभी आज मायावती ने लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन का समापन किया, लेकिन उसमें जो नारे गूंजे, जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे, और उसमें ये नारा दिया गया हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये नारा दिया गया। बच्चा बच्चा भीम का और बसपा की टीम का, ये सब नारे दिए गए। देखिए नारों का अपने आप में एक बहुत महत्व होता है। अगर आपको याद होगा तो यही मायावती थी जो 2007 में इन्होंने एक नारा दिया था, चढ़गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर, और ये नारा दिया गया था सपा के लिए, क्योंकि उस टाइम पे सपा की सरकार थी 2007 तक। उसके बाद 2007 से 2012 तक मायावती की सरकार रहती है। मायावती की सरकार, अगर आपको उसके बाद मायावती ने ही एक नारा दिया था
तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इससे एक वर्ग, खास वर्ग जो ब्राह्मण वर्ग था वो नाराज हो गया था, लेकिन उनको मनाने के लिए इस नारे को इन्होंने ड्रॉप कर दिया। फिर जो नारा अभी दिया जा रहा है कि हाथी नहीं गणेश है, ये नारा 2007 में दिया गया था। उस टाइम पे ब्राह्मणों के दम पे ही बसपा सत्ता में आई थी। यही नारा दे के बसपा ये कोशिश कर रही है कि एक बार फिर ब्राह्मण और दलित को रिझाने की कोशिश करे। लेकिन आज जो मायावती ने स्पीच दिया, समापन किया उन्होंने, उसमें बहुत गौर करने वाली बात है। उनके जो सभा में जो लोग शामिल हुए थे, पहली पंक्ति को अगर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ ब्राह्मणवादी लोग बैठाए गए थे। उससे बड़ी चीज उसमें मायावती ने सिर्फ ब्राह्मण के लिए नहीं बोला, उन्होंने किसानों के लिए भी बोला, उन्होंने महापंचायत का भी जिक्र किया और उन्होंने मनोहर लाल खट्टर का भी जिक्र किया। और उन्होंने करनाल में उस वीडियो उस एसडीएम जो सर फोड़ने की बात कह रहे थे उनका भी जिक्र किया। और वो ये कह रही हैं कि बीजेपी किसान विरोधी है। ये बीजेपी जो कहती थी कि हम सत्ता में आएंगे दोगुनी कर देंगे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है और ये किसानों को भी कर रहे हैं। मायावती ने इस दौरान एक बहुत बड़ी बात कही है। मायावती ने ये बोला है कि अगर हमारी सरकार आती है, दो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बोला कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम पहला काम ये करेंगे कि ब्राह्मणों के ऊपर जितने भी कार्रवाई की गई है, जबरदस्ती FIR दर्ज की गई है, अगर हम इसके लिए एक आयोग गठित करेंगे। अगर आयोग में ये चीज़ें किसी अधिकारी के खिलाफ जाती हैं तो हम उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ इन्होंने एक चीज़ और बोला है कि अगर हमारी सरकार आती है तो जो केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून बिल पास किए हैं उसको हम अपने राज्य में नहीं लागू होने देंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ मायावती ने कही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि सिर्फ किसान और ये तो हो गए, लेकिन मायावती ने मुस्लिम वर्ग को भी साधने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि मुस्लिमों को ये नहीं समझ, ये मुजफ्फरनगर में जो कांड हुए, मेरठ में जो दंगे हुए, उसको भूलना नहीं चाहिए। मतलब एक तरह से एक क्या कहते हैं, ब्राह्मण वर्ग का जो सम्मेलन इन्होंने किया था उसको खत्म करने, उसके समापन पे उन्होंने एक साथ 3 निशाने लगाए हैं, जो कहीं ना कहीं अगर ये निशाने या ये तीर जो तर्कश से इनके निकले हैं अगर सही ठिकाने पे बैठ जाएंगे तो 2022 के चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत नुकसान होने वाला है। ऐसे में बीजेपी के लिए नुकसान कितना होगा इसका आकलन भी अब शुरू हो गया है, क्योंकि बीजेपी के लिए दरअसल मुश्किलें कई तरफ से हैं। किसानों का आंदोलन है वो एक मुश्किल है जिससे बीजेपी घिरी हुई है, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि जहां जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं वहां मुश्किल बीजेपी के लिए खड़ी हो रही है। दूसरा, अब उत्तर प्रदेश में जो जातीय समीकरण है उसको साधने में हर पार्टी लग गई है। अमिताभ, जिस तरह से अब ब्राह्मण वर्ग सम्मेलन की शुरुआत अगर बहुजन समाज पार्टी करती है और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस तरह के ऐलान है, सम्मेलन उनका भी हुआ, और कांग्रेस जो लगातार शुरुआत से ही ब्राह्मण उसका एक बड़ा वोट बैंक रहा है, अब वो खोई हुई ज़मीन को पाने की लगातार कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश के दौरों पर हैं और लगातार वो भी एक्टिव हैं, वो भी तमाम जातियों को समेटने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी के लिए यहाँ क्या मुश्किल हो सकती है आने वाले वक्त में, खासकर तब हम इस मुश्किल को और समझें कि असदुद्दीन ओवैसी भी आज पहुँचे फैज़ाबाद, रुदौली में उनकी सभा होनी है। ऐसे में ओवैसी के पहुंचने के बाद क्या बीजेपी थोड़ा राहत महसूस करेगी, क्योंकि जिस तरह से जातीय समीकरण कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी साध रहे हैं, अगर वहां कुछ नुकसान होता है तो ओवैसी के पहुंचने से जो वोटों का बंटवारा होगा वहां कुछ बीजेपी राहत महसूस करेगी। देखिए, अगर बात हो रही ओवैसी की पहुंचने से बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा होगा ये तो बाद में समझेंगे, लेकिन मायावती के लिए टेंशन जरूर बढ़ गई है, मायावती और सपा अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि मायावती का एक कोर वोटर है वो दलित समुदाय है या कह लें कि पिछड़ा वर्ग है, जो मायावती का हमेशा से एक सपोर्टर रहा है, वो आज भी है। मायावती कितने भी चुनाव हार जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो 6% 5% वोट उनके हमेशा आते रहे हैं, ये हमेशा ट्रेंड है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ओवैसी पहुंचे हुए हैं आज रुदौली, अयोध्या का एक विधानसभा क्षेत्र रुदौली, ये बस्ती से सटा हुआ है, वो पूर्वांचल के इलाके में पड़ता है। वहाँ उन्होंने नारा दिया जय भीम जय मीम, मतलब वो एक तरह से दलित और मुस्लिम एकता को रोकने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा, एक विधानसभा सीट पे उपचुनाव हुआ था और वो मुस्लिम विधानसभा सीट थी, लेकिन ओवैसी ने वहाँ मुस्लिम
उम्मीदवार को ना उतार के दलित उम्मीदवार को उतारा था। हालांकि वो सीट बीजेपी ओवैसी हार जाते हैं, लेकिन फिर भी एक मतलब जो संदेश देने की कोशिश हो रही थी, उन्होंने वो दिखाने की कोशिश की, मतलब हम दलित प्लस मुस्लिम को एक साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती के लिए, देखिए मायावती के जो वोट बैंक है, अगर 2007 को छोड़ दिया, क्योंकि 2007 में उनको ब्राह्मण वर्ग ने भी वोट किया है, लेकिन उसके बाद से उनके दलित और मुस्लिम वोट बैंक उनके एक कोर वोटर माने जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि मायावती को दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, क्योंकि मायावती के दोनों कोर वोटर अगर ओवैसी थोड़ा सा भी चिटकाते तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन मेरा जो नज़रिया है, मेरा ये मानना है कि सपा के उतरने से बीजेपी उतनी परेशान नहीं होती जितनी मायावती, क्योंकि मायावती एक अगर आपने देखा होगा 2019 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, अखिलेश यादव गठबंधन करते हैं और उनके पास 2014 में 5 सीटें थी, 2019 में भी उनके पास 5 सीटें ही आई, लेकिन वो जैसे उनकी जो वाइफ थी डिम्पल यादव वो हार जाती हैं, उनके भाई हार जाते हैं, बड़ी बड़ी सीटें उनकी हार जाती हैं, लेकिन उनके जो दूसरे नेता वो जीत के आते हैं। लेकिन मायावती 0 से 10 पहुंच जाती हैं। गठबंधन दोनों पार्टियों का सब कुछ है, और मायावती बाद में ये आरोप लगा के अलग हो जाती, क्योंकि नुकसान तो सपा को ही हुआ, लेकिन उसके बाद ये आरोप लगा के अलग हो जाती हैं कि इनका वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर वोट ट्रांसफर नहीं होता तो फिर इतनी बड़ी संख्या सीटें कैसे आ जाती है आपकी, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, और सपा भी कह चुकी है, सपा 2017 में कांग्रेस को साथ लेके लड़ी, तब भी वही हाल हुआ। 2019 में मायावती एक तरह से कह लें कि दो धुर विरोधी, फिर भी वही हाल हुआ। तो अब वो छोटी छोटी रीजनल पार्टियों को एक साथ जोड़ के लड़ने की चुनाव की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो 10% वोटर वो किसकी तरफ जाएंगे, ये अपने आप में बहुत हुआ है। कि देखिए अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के एक दिग्गज नेता रहे जतिन प्रसाद, उनको भी बीजेपी में शामिल करवाया गया, और वो वहाँ लखनऊ जाके सीएम योगी से भी मिलते हैं, यहाँ पे आके पीएम मोदी से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश, अगर आप देखेंगे कि जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है मोदी कैबिनेट का, उसमें भी हर वर्ग को एकदम साधने की कोशिश की गई है कि ऐसा कोई वर्ग ना बचे कि जिसको नाराज किया जा सके, जिसकी नाराजगी मोल ली जा सके। हर वर्ग को साधने के लिए तो बीजेपी की भी रणनीति है। मैं अब हर कोई यही कह रहा है कि बीजेपी को नुकसान होगा क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है किसान में, लेकिन मैं इस चीज़ को अभी भी ये मानता हूँ कि बीजेपी इसका काट जरूर ढूंढ के रखी, क्योंकि अगर इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर बीजेपी टस से मस नहीं हो रही है, या केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही है, तो इसका मतलब उनके पास कोई ना कोई इसका दूसरा रास्ता है। क्यों, इसका अगर उदाहरण मैं दूं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, सुबह मैं आपसे ऐसे बात कर रहा था, तो मैं अगर इसका उदाहरण दूं तो सीधा सीधा ये है कि 2015 में जो अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, वो गुजरात की सीएम हुआ करती थी, उनके वहाँ जब वो सीएम थी, वहाँ पे पटेल आंदोलन होता है। पटेल आंदोलन में भाई वो वहाँ पे उस टाइम पे कितना बवाल मचा, पुलिस, गुजरात पुलिस एक लोगों को निकाल के घर से मारी थी, कई लोगों की जानें चली गई थी। वही आंदोलन हार्दिक पटेल को आज इतना बड़ा नेता बना दिया, सब कुछ है। लेकिन 2017 में जब चुनाव होते हैं तो नतीजा बीजेपी के पक्ष में जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास एक कोई ऐसी तरकीब है, या कह लें एक जादू की छड़ी है, जो बीजेपी अभी नहीं यूज कर रही है। जब चुनाव नज़दीक आएगा तभी, अगर आपको ध्यान होगा कि 2017 का चुनाव जब 2 चरण खत्म हो चुके थे, मतलब जो लोग पॉलिटिकल एनालिसिस्ट थे वो ये बातें कर रहे थे कि बीजेपी पीछे चल रही है, और हाव भाव भी सपा के कुछ ऐसे ही मिल रहे थे। लेकिन जब बाराबंकी की एक गोंडा या शायद बाराबंकी की एक रैली में पीएम मोदी एक ही बयान देते हैं कि जब ईद होती है तो बिजली आती है, तो नवरात्र में क्यों नहीं आती, या दिवाली पे क्यों नहीं आती। ये बयान जैसे ही दिया जाता है पूरी तरीके से ध्रुवीकरण हो जाता है, और उसका नतीजा हमने देखा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जरूर एक कार्ड इसके ढूंढ के रखी होगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अब चुनाव में हमें देखना होगा कि अस्पताल, बिजली, सड़क, शिक्षा अहम मुद्दे बन पाते हैं, या फिर इसी तरह शमशान, कब्रिस्तान, बिजली ईद पे मिलेगी या नवरात्र पे मिलेगी, या किस जाति का कौन सा नेता किस पद पर पहुंचेगा, किसको कैबिनेट में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन्हीं मुद्दों पर बटकर हम वोट करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत पे अभी बहुत से रंग देखने बाकी है। बने रहिए सनराइज न्यूज़ के साथ।